ओके। अब फैमिली से ऊपर वाला जो अपना ऑर्डर रैंकिंग होती है, ठीक है, कैटेगरी होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है। उसमें ऑब्वियस सी बात है, एक ऑर्डर में कुछ फैमिलीज हम उठा के रख लेते हैं जो आपस में कुछ कॉमन फीचर्स जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली दे विल शेयर फीचर्स दैट आर लेस कॉमन देन कि जो दो जेनरा आपस में शेयर कर रहे हैं, है ना। एंड मच लेस कॉमन देन जो दो स्पीसीज आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट आप समझना, एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, बट स्टिल आपको ये समझना चाहिए कि ऑर्डर इज यूज्ड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन मेजर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कि ऑर्डर जो है ना, ऑर्गेनिज्म को हम बेसिक मेजर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस, मतलब दो ऑर्गेनिज्म को हम दो अलग अलग ऑर्डर में जब बांटते हैं तो हम उनमें क्या क्या देखते हैं। कुछ बहुत मेजर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब छोटा मोटा नहीं, मेजर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक हो, ठीक है, दोनों में, मतलब बहुत कुछ मेजर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हो दोनों में, या दोनों में कुछ मेजर फंक्शनल डिफरेंस हो, ठीक है। जैसे कि इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। कुछ फैमिलीज हैं जैसे कि कॉन्वोल्वुलेसी, और एक फैमिली है आपकी सोलेनेसी, ठीक है। दो फैमिली है, कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी, ठीक है। ये दोनों एक ऑर्डर में है, ठीक है, और दैट ऑर्डर इज पॉलीमोनियस, ठीक है। ये आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जांपल है, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियस बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर, ये आपका एक स्ट्रक्चरल कैरेक्टर है, ठीक है, कि दोनों के फूल कैसे दिख रहे हैं, दोनों के फ्लावर कैसे दिख रहे हैं। मैंने पढ़ा था ना, यूज टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन मेजर स्ट्रक्चरल, ठीक है, और फंक्शनल कैरेक्टर, ठीक है। तो हमने एक तो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर का एग्जांपल देख लिया, ठीक है। फंक्शनल कैरेक्टर क्या होता है? एक ऑर्डर होता है एनिमल में, कार्निवोर, ठीक है। ऑब्वियसली आपने नाम सुना होगा। तो जो फेलिडे फैमिली है और जो कैनिडे फैमिली है, ठीक है, दोनों में एक फंक्शनल सिमिलरिटीज है कि ये दोनों दे किल एंड ईट, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म को नहीं खाते हैं, ये मार कर खाते हैं, इसलिए ये दोनों जो हैं फंक्शनली सिमिलर हैं इस मामले में, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसलिए इन दोनों को मिला करके एक ऑर्डर में रखा गया है, और वो है कार्निवोरा, ओके। ये दोनों एक ही एग्जाम्पल है ना, दोनों ही एग्जाम्पल आपके जो हैं एनसीईआरटी के हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो बहुत अच्छा होगा कि आप दोनों को याद करें, ठीक है। अब ऑर्डर के बाद जो नेक्स्ट हायर कैटेगरी आती है वो होती है क्लास, ठीक है। ऑब्वियसली जो आप रूल है उस हिसाब से चलेंगे, तो क्लास इंक्लूड्स जो है रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। तो जो आपके रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, है ना, एक क्लास में आपस में कई ऑर्डर हैं जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, ठीक है। उनको मिला करके एक क्लास में डाल दे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है, कि अपनी एक क्लास होती है, उसको हम कहते हैं, सॉरी, क्लास नहीं, एक ऑर्डर होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राइमेटा, ठीक है, जिसमें आपके आते हैं मंकी आते हैं, ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, गिब्बन आता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल हमने फैमिली ऑर्डर का पढ़ा था अभी जस्ट, वो है कार्निवोरा, ठीक है। कार्निवोरा में जो आपके फेरिडे एंड कैनिडे आते हैं, ठीक है। इनको मिला करके हमने एक ग्रुप में डाल दिया, उसको हमने क्या कहा, ममेलिया, ठीक है। क्या कहा हमने? ममेलिया, ठीक है। अब ये सारे ऑर्गेनिज्म आपस में एक मैमल भी है, ठीक है। अब मैमल्स क्या है इसके लिए हम आगे जब लेक्चर्स लेंगे,
ठीक है, जब आप आगे फर्दर पढ़ेंगे तो क्लास मैमेलिया के बारे में क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बट ये सारे ऑर्गेनिज्म अपार्ट फ्रॉम अपने जिस भी ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, दे शेयर सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर कॉमन। ठीक है, और इसलिए इनको मिला करके हमने एक ग्रुप में डाला जिसको कि हम कहते हैं मैमल्स। ठीक है, तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम उसके आगे जाते हैं नेक्स्ट हायर कैटेगरी पे या नेक्स्ट हायर रैंक पे, ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लासेस। ठीक है, अब क्या होता है कि क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, ठीक है, इन तीनों को मिला करके हमने एक कैटेगरी बना दी। ठीक है, अब ये ध्यान देने वाली बात है और ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ओके, कि एनिमल्स के केस में उस कैटेगरी का टर्म होता है फाइलम। ओके, और प्लांट्स की अगर हम एक ऐसी कैटेगरी बना रहे हैं तो उसको हम टर्म देते हैं डिवीजन। मतलब फाइलम एंड डिवीजन दे बोथ आर ऑफ द सेम रैंक। ठीक है, सेम रैंक के होते हैं, बट दोनों के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मतलब एनिमल के लिए अगर हम ऐसी कैटेगरी बना रहे हैं तो टर्म यूज होगा फाइलम। ठीक है, अगर एनिमल के लिए है, और अगर हम प्लांट के लिए बना रहे हैं ऐसी कैटेगरी तो वो टर्म यूज होगा क्या, डिवीजन। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे। ठीक है, जैसे कि एनिमल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक फाइलम होता है उसको हम कहते हैं कॉर्डेटा। ठीक है, ये अपने आप में एक फाइलम है। ठीक है, कॉर्डेटा में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें एक नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड होता है मतलब कि उनमें वर्टिब्रा होती है। ठीक है, एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर आपने क्लास टेंथ में या उससे पहले कहीं पर भी पढ़ा होगा, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग का आपने अगर स्पाइनल कॉर्ड देखा होगा, ठीक है, या ब्रेन देखा होगा, तो अगर स्पाइनल कॉर्ड ऐसा जा रहा है किसी का, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो, नहीं ध्यान है कोई बात नहीं, आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये सब डिटेल में। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में बीच में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में बीच में एक हॉलो ट्यूब होता है। स्पाइनल कॉर्ड बीच में अपने आप में एक हॉलो ट्यूब होता है। उस हॉलो ट्यूब में क्या होता है, सीएसएफ भरा होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, क्या भरा होता है, ये सीएसएफ। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन में देखें, स्पाइनल कॉर्ड को हमने ऐसे कट कर दिया, ठीक है, तो बीच में, ठीक है, बीच में ये एक हॉलो ट्यूब है। ठीक है, जिसमें क्या भरा है, फ्लूइड भरा है, जिसको हम कहते हैं सीएसएफ। ठीक है, इट इज नॉट सॉलिड ऑल थ्रू। ठीक है, इसलिए कहते हैं इट इज अ हॉलो न्यूरल सिस्टम, इट इज नॉट सॉलिड ऑल थ्रू। ठीक है, तो जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, ओके, जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, इन सब में क्या होता है, उनका जो न्यूरल सिस्टम होता है, पहली बात एक तो वो डॉर्सल होता है। ठीक है, डॉर्सल का मतलब, आप कोई ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के दो पार्ट्स एस्पेक्ट्स होते हैं, एक वेंट्रल और एक डॉर्सल। ठीक है, डॉर्सल मतलब पीठ और वेंट्रल मतलब पेट। सिंपल एज दैट। ठीक है, डॉर्सल मतलब पीठ एंड वेंट्रल मतलब पेट। ठीक है, तो मतलब कि कॉर्ड डेटा में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, एंड जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो भी कॉर्डेट्स ही हैं। ठीक है, हमारे जो न्यूरल सिस्टम होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, वो डॉर्सली प्लेस्ड होता है। ठीक है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारी पीठ की तरफ है, हमारे पेट की तरफ नहीं। ठीक है, उसी तरह से आप अगर बात करेंगे, ठीक है, इंसेक्ट्स की, ठीक है, इंसेक्ट्स का जो नर्वस सिस्टम होता है दैट इज सॉलिड। ठीक है, इंसेक्ट्स का नर्वस सिस्टम सॉलिड होता है। ठीक है, इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम जो है वो हॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो ये
कुछ सर्टेन फीचर्स है जिसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को एक हायर कैटेगरी में बांट दिया, जिसको कि हम कहते हैं फाइलम। ओके, एंड उसका एक एग्जाम्पल है कॉर्डेटा। ठीक है, और ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का ही है। उसी तरह एक एग्जाम्पल हम प्लांट्स में ले लेते हैं। ठीक है, प्लांट में अपनी एक डिवीजन होती है। क्या? डिवीजन। ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था ना कि ये एक फाइलम है, वैसे ये एक डिवीजन है। ठीक है, प्लांट्स में एक डिवीजन होती है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, एंजियोस्पर्म में वो प्लांट आते हैं जिनमें सीड्स जो हैं, जिनके बीज, सीड्स, दे आर इनक्लोज्ड इनसाइड अ फ्रूट, जैसे कि मैंगो। ठीक है, आम की बीज जो है आम के फल के अंदर होती है। ठीक, उसी तरह प्लांट में दूसरा डिवीजन आता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिसकी सीड्स जो है वो एक्सपोज होते हैं, जैसे कि पाइन। ठीक है, पाइन ट्रीज की सीड्स आप देखो ऐसे बाहर पड़े होते हैं। ठीक है, उनके सरफेस पे ही होते हैं। ठीक है, अंदर नहीं, इनक्लोज नहीं होते किसी चीज के अंदर में, वैसे ही बाहर पड़े होते हैं। ठीक है, ये कोन होता है उनका, और उनके कोन के सरफेस पे नेकेड एक्सपोज सीड्स होते हैं। ठीक है, एक्सपोज सीड। ठीक है, तो इन दोनों डिफरेंसेस की बेसिस पे, ठीक है, प्लांट को दो ग्रुप में बांटा गया, एंजियोस्पर्म में एंड जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तो ये हायर कैटेगरी हो गई जिसको कि हमने कहा डिवीजन। ठीक है, अब डिवीजन के बाद टेक्सोनोमिक हायरार्की में आता है किंगडम। ओके, किंगडम। ओके, तो जितने भी एनिमल हैं जो कि वेरियस फाइलों के बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई एक फाइला होता है तो कॉर्डेटा, है ना, एक फाइलम में आपके आ जाएंगे ये कॉर्डेट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा फाइलम आता है उसमें हीमिकॉर्डेटा आते हैं। ठीक है, और फिर एक फाइलम होता है जिसमें कि आपके वो आते हैं आर्थ्रोपॉड्स आते हैं। ठीक, इंसेक्ट्स आते हैं। बट इन सब को मिला करके हम एक कैटेगरी में डालते हैं जिसको कि हम कहते हैं एनिमल। ठीक है, ऑब्वियसली अब कोई भी चीज जो कि एक जगह से दूसरी जगह हिलकर जा सकती है और वो जिंदा है, दैट इज लिविंग एंड दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था। ठीक है, उस चीज को हम इन जनरल क्या कहते हैं? एनिमल। ठीक है, एनीथिंग दैट इज लिविंग बट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज प्लांट। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में बांटते हैं, किंगडम एनिमल और किंगडम प्लांट। ठीक है, ये तो खैर आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या होता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या होता है। ठीक है, जो हमारे कैरोलस लीनियस सर थे, है ना, ये आप अभी ही याद कर लो चाहो तो, उनके टाइम पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, और वो जो मेजर टू किंगडम थे वो आपके एनिमल्स एंड प्लांट्स थे। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो कि एनिमल के भी फीचर्स रिप्रेजेंट करते थे और प्लांट के भी, तो इसलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन सफिशिएंट नहीं लगा, तो आगे जाकर के फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया। ठीक है, ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आप अभी चाहो तो याद कर लो, बाद में आगे पढ़ेंगे। आर एच विटेकर सर ने दिया था। ठीक है, आर एच विटेकर सर ने दिया था। ठीक है, ठीक है, ये याद कर लो आप। ठीक है, अभी याद कर लो तो बेटर है, आगे तो याद करनी है आपको। ठीक है, अब इसके आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी वो हर साइंटिफिक लिटरेचर में है। ठीक है, और एनसीईआरटी आपको इस चीज पर एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, या हो सकता है कि अगर उनका दिमाग घूम गया तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लें। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से इस चीज़ को ज़रूर जानिए और जानना भी चाहिए कि अब आपको अभी तक लग रहा होगा कि सबसे ऊंची कैटेगरी जो है वो किंगडम है। नहीं, किंगडम से भी ऊपर एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म को दो डोमेन में कैसे बांटते हैं? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सेलुलर फीचर्स। ठीक है, बड़े बड़े मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर नहीं कि जो आंखों से दिख जाए। ठीक है,
या उसके लाइफ प्रोसेस के बेसिस पे नहीं कि कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, कैसे खा रहा है, सेलुलर फीचर्स पे। ठीक है, सिंपल सी बात करें अगर, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कि सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें प्लस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, प्लस एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मतलब आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लो आप, गॉल्गी apparatus ले लो, है ना, और एक न्यूक्लियस होता है विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो भी सेल ऐसा है, ये जो भी ऑर्गेनिज्म जिनके की सेल ऐसे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स। क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स। ओके, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी जिनके सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं होता है। जैसे कि सिर्फ सेल है, उनको सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर देयर इज नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। ठीक है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, देयर इज नो न्यूक्लियस। उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज अ फ्री डीएनए, जो कि सेल में फ्रीली घूम रहा है इनसाइड सेल। उसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स के भी दो डिवीजन है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की क्या डिवीजन है कि कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं, जैसे कि एनिमल के गट में। ठीक है, जैसे काऊ के गट में। ठीक है, कुछ प्रोकैरियोट्स रहते हैं जिसको कि हम मेथेनोजेंस कहते हैं। आप आगे पढ़ोगे और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, जो कि गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और यही मीथेन गैस जो है हम एज अ बायोगैस यूज करते हैं। ठीक है ना। तो कुछ कुछ प्रोकैरियोट्स जो हैं वो कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। ठीक है, उन प्रोकैरियोट्स को हमने डाला है एक डोमेन में, उसको हम कहते हैं आरके। ठीक है, दैट डोमेन इज कॉल्ड एज आरके। उसके अलावा जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं जो कि और जगह पाए जाते हैं नॉर्मल कंडीशन में, उनको हम कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, उनको हमने बैक्टीरिया नाम के डोमेन में डाला। और फिर जितने भी यूकैरियोट सेल्स हैं, ठीक है, दे आर प्लेस्ड इन द डोमेन यूकैरिया। ठीक है, दे आर प्लेस्ड इन द डोमेन यूकैरिया। ठीक है, तो तीन मेजर डोमेन होते हैं जो कि किंगडम से ऊपर की रैंकिंग है, दैट इज कॉल्ड एज आर्की। ठीक है, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ओके, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, ठीक है, कि ये रैंकिंग याद कैसे करें सर, है ना। ये तो आपने बता दिया इतना इतना, ये तो कंफ्यूजन बहुत होगा। ठीक है, और एनसीईआरटी ने इसका तो कोई तरीका नहीं बताया, तो मैं आपको इसकी एक टिप देता हूँ। ये रैंकिंग आपको कैसे याद रखनी है, एक नेमोनिक है। ठीक है, अगर आपको ये नेमोनिक पहले से आती हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम अभी याद कर लेते हैं। आपको एक स्टेटमेंट याद करना है। ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या है, डियर किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप। ठीक है, हिंदी में अनुवाद करें तो प्यारे किंग फिलिप्स जो है एक अच्छी सूप पीने आए। ठीक है, एक अच्छी मतलब कहीं पर अच्छी सूप बनी थी तो किंग फिलिप्स से रहा नहीं गया, उठ के चले गए वहाँ सूप पीने। ठीक है, डियर किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप। ओके,
अब इसमें निमोनिक कैसे है कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें जितने भी आपके वर्ड्स उनका पहला लेटर जो है वो एक रैंक के पहले लेटर से कोइंसाइड करता है, जैसे डियर का डोमेन किंग का किंगडम, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, डियर से डोमेन, किंग से किंगडम, फिलिप्स से फाइलम। अब आपको ये अलग से थोड़ा याद रखना कि फाइलम और डिवीजन जो है वो दोनों साथ साथ के ही बहने हैं, ठीक है। बस एनिमल में फाइलम कहते हैं और प्लांट में डिवीजन कहते हैं, ठीक है। केम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है, ये याद रहेगा। इसको आप थोड़ा एक बार अच्छे से देख लो और अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट प्रॉपर आप ऐसे लिखना कहीं पे, अपने दीवार पर लिख के चिपका देना, आपको हमेशा याद रहेगा। डियर किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप, ओके, ठीक है। अब हम आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और सारे टैक्सोनॉमिक रैंक में उसको बांटते हैं। कैसे? एक एग्जांपल हम लेते हैं मैंगो ट्री का, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, ओके। तो एक प्लांट है मैंगो, उसको हम कैसे बांटेंगे नीचे से ऊपर? उसकी अपनी एक स्पीसीज है, ठीक है, उसको हमने कहा मैंजीफेरा इंडिका। देखिए, मैंजीफेरा इंडिका, ये रूल है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज जाकर के वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर बताए, ठीक है। तो जब भी हम कोई साइंटिफिक नेम हैंड रिटन करते हैं तो उसको हम पहले दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन, मिला करके एक अंडरलाइन नहीं करते हैं, ओके, ये नहीं करते, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। और रूल ये है कि जो जीनस होता है, जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर इज कैपिटल, उसके अलावा सारे वर्ड लेटर्स जो हैं वो स्मॉल में होंगे, ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो मैंगो की स्पीसीज हो गई हमारी मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंगो का हमारा जीनस हो गया, ऑब्वियसली जो पहला वर्ड होता है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, वो होता है मैंजीफेरा। उसकी फैमिली होती है क्या? अनाकार्डियेसी। मैंने आपको बताया था लेक्चर में, याद कीजिए। ये जो प्लांट होती है उनकी फैमिली एंड होती है किससे? एसी से, ठीक है। और प्लांट जो होते हैं उनमें इन जनरली जो ऑर्डर होते हैं दे एंड विद द वर्ड एल्स, ठीक है। तो मैंगो का ऑर्डर है सेपिनडेल्स। वैसे ही एक और ऑर्डर होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, पॉलीमोनियल्स, जिसमें हमने पढ़ा था, याद कीजिए अभी, कि फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी कम, ठीक है। फिर उसी तरह एक हायर रैंक पर जाएंगे क्लास, तो मैंगो की क्लास होती है डाइकोटिलिडन, ठीक है। डाइकोटिलिडनी का मतलब ऑब्वियसली उसकी जो सीड्स हैं उसमें दो कोटिलिडन्स होते हैं, ओके। एंड ऑब्वियसली क्योंकि मैंगो की सीड्स जो हैं वो फ्रूट के अंदर कवर्ड होते हैं, ठीक है, तो वो आते हैं एंजियोस्पर्मिया में। किंगडम इज ऑब्वियसली प्लांट एंड डोमेन इज ऑब्वियसली मैंगो के जो सारे सेल्स होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। दे हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये हमारी लास्ट स्लाइड है और ये सारी स्लाइड्स में सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, कि मतलब ये पूरा जिस्ट है कि ये तो आपको आना ही चाहिए। ये पॉइंट्स अगर आप भूल गए तो आपके लिए उस गुनाह की माफी नहीं है, ठीक है। आप ऐसे समझो, देयर इज नो फॉरगिवनेस फॉर दिस सिन, कि अगर आप ये स्लाइड भूल गए, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये रिकैप ही है जो हमने पढ़ा था। टेक्सोनोमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा ही था कि दे सिर्फ दिखने में एक जैसे नहीं होते, उनके बायोलॉजिकली भी अलग होते हैं, ठीक है, फंक्शंस भी अलग होते हैं, बाकी चीजें भी अलग होती हैं, सिर्फ लुक्स सिमिलर नहीं होते, ठीक है। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, और ये फंडामेंटल सिमिलरिटीज आपको सिर्फ स्पीसीज में देखने को मिलेगी, ठीक है, और किसी भी रैंक में नहीं देखने को मिलेगी। दो ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर फंडामेंटल सिमिलरिटी है तो वो स्पीसीज को बिलोंग करेंगे, ठीक है, दे विल बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, ओके। ऑब्वियसली दे विल बिलोंग टू द अदर जेनरा एंड वो, बट दे विल बिलोंग टू द सेम स्पीसीज,
ठीक है, तो फंडामेंटल सिमिलरिटीज ये बेसिक होता है दो ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज में बांटने के लिए। दूसरी चीज जो हमने बहुत तवज्जो देके समझी थी, 3 एग्जाम्पल मैंने दिए थे, ठीक है, लियोपर्ड का, चीता का, जैगवर का। इंसान को किस आपस में क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, वेरी क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, आपस में संबंधित स्पीसीज को भी सिर्फ देखने मात्र से, ठीक है, उनके लुक के बेसिस पे, उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना मतलब पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर दो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि दो अलग स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, चाहे वो कितने भी आपस में जुड़े हुए हों, फिर भी उनमें डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होने चाहिए कि आदमी देख करके कह सके कि ये पॉसिबल हो, देख के कहना कि ये इस स्पीसीज का है और ये दूसरी स्पीसीज का है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। ठीक है, कि जब हम दो प्लांट्स को फैमिलीज में बांटते हैं तो उसमें सिर्फ वेजिटेटिव या सिर्फ रिप्रोडक्टिव फीचर्स को नहीं देखते, दोनों को ही देखते हैं। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था कि एनिमल केस में जो है जब हम फाइलम यूज करते हैं वर्ड, और प्लांट के केस में जो है हम वर्ड यूज करते हैं डिवीजन। ठीक, और ये अपना निमोनिक है, ये तो आपको भाई याद होना ही चाहिए। ठीक है, या आपको कोई और तरीका सही लगे, बट ये एक बहुत ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड निमोनिक है और मुझे भी ये निमोनिक सही लगती है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है जो कि आपको इजिली याद रह जाएगा और उस बेसिस पर आप जो है आप ये पूरी टैक्सोनॉमिक रैंकिंग याद रख सकते हैं। ठीक है, डियर किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप। ठीक है, अब यार मेरी लास्ट में आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा यार कि आपके लिए, नीट यूजी के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। देखिए, मैं बहुत फालतू के पॉइंट्स आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आई विल टीच यू ओनली दोज पॉइंट विच आर वेरी एसेंशियल फॉर यू टू नो, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ उतने ही पॉइंट्स को जानते हैं, यू विल स्कोर वेरी गुड एटलीस्ट इन द सेक्शंस जो कि आपको मैं पढ़ाऊंगा। आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर्स ही आप याद रख रहे हैं तो। ओके, थैंक यू। सो आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो हम लेंगे वो एक एमसीक्यू सेशन होगा द लिविंग वर्ल्ड पे। ठीक है, जिसमें हम वेरियस टॉपिक्स से ट्रिकी एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है, कि मतलब उस एमसीक्यूज के लिए आपको सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो वो लेक्चर आप देखिएगा, उससे आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। ठीक है, और जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट थे वो भी क्लियर होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।